एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक बार देख लो भैया, मैडम ऐसी दिखती हैं आप लोगों को और ऐसी ही मैडम अनअकैडमी पे भी दिखती हैं। ये चश्मा हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मैडम को जाके आप लोग क्या कर लोगे, फॉलो कर लेना, ठीक है। कहाँ पे? अनअकैडमी पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, एक बार आप फॉलो करोगे तो जब भी कोई भी क्लास होगी ना, वो आपको बता दीजिएगा नोटिफाई करके कि ये क्लास है, ये क्लास है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो आराम से। एसएससी और बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। रेलवे वाले भी चाहे तो करंट अफेयर्स वगैरह की क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो अभी कोई क्लास है क्या, एक क्लास आप देख सकते हो। आरबीआई की ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, आईबीपीएस पीओ की इंट्रोड्यूस होने वाली है, पीओ और क्लर्क की, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की भी आपकी जो क्लास है ना, ये भी आपकी इंट्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ना, बाकी सबसे जुड़ना, तो ये कोड यूज कर सकते हो सुष्मिता10। इसको यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और इसके साथ ही साथ में सभी की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। एक साल की आपकी फीस जो है ना, ये 5400 पड़ती है। 5400 में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जीए प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर प्लस हिंदी, जो भी सब्जेक्ट चाहो, जिससे भी पढ़ना चाहो उससे। और जीए भी मेरे अलावा जो भी एजुकेटर्स होंगे उनकी भी क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका कोड रहेगा, लगा लेना। मेरी भी क्लासेस आप देख सकते हो, बाकी भी आपके आने वाले हैं, ओके। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे सरकार टैक्सेस को कंट्रोल करती है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी या वेज पॉलिसी? आंसर करते चलो फटाफट फटाफट सभी लोग। देखो बच्चों, बहुत आसान चीज आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कैसे सरकार जो है क्या कंट्रोल करती है टैक्सेस को, और इसके बारे में मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है बच्चों, इससे बेसिकली लोगों के हाथ में कितना पैसा है और कितना कम है। अगर कम है तो उसको सही करना है, अगर ज्यादा है तो उसको कम करना है। तो कैसे कर सकते हो, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की यूज की जाती है। इसको फ्रेम करने वाला आरबीआई होता है। हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होना चाहिए, किस रेट पे कितने जो है लोन्स देने चाहिए। उसके बाद बैंक अपना फर्दर डिसाइड करता है लोन का रेट वगैरह, ठीक है। तो इसको तो आरबीआई करती है और वो भी बेसिकली जो एक सबसे बड़ा मकसद होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब प्राइस पॉलिसी कंपनीज वगैरह पे डिपेंड करता है, ये अपनी प्राइस पॉलिसी सेटअप करते हैं। वेज पॉलिसी भी आपका सिमिलर हो जाता है। टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ना फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही जो है ये आपकी सरकार बनाती है और इसके थ्रू ये क्या करती है, टैक्सेस को अपना एडजस्ट करती है, ठीक है। फिर देखो इनमें से कौन सी शेड्यूल है जो कि कंकरेंट लिस्ट से डील करता है? 8 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 7 शेड्यूल या 5th शेड्यूल? बताइएगा आंसर। आपसे क्या पूछ रहा है, कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, है ना। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ओके। तो 3 जो लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट, तो ये वही बात कर रहा है, ओके। और देखो 8वां शेड्यूल क्या होता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डील करता है ना। 10th को क्या करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 5th क्या होता है, ये बेसिकली स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। 7th की मैं बात करती हूँ तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका कंट्रोल करता है किसको, कंकरेंट लिस्ट को बताता है, ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझ आ रही है चीजें तो एक बार बच्चों शेयर कर दो सभी लोग, जितने भी लोग हो सेशन में, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो अगले सवाल को देखो। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जावा सागर को भारतीय महासागर से जोड़ती है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंदा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हार्मस या नेमोरू स्ट्रेट? क्या आंसर होगा? आंसर्स करो, आंसर्स करो। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम लोग एक एक करके देखते चले तब भी हम लोग बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें जो मलक्का दिख रहा है ना, तो ये आपका मलय पेनिनसुला, ठीक है। मलय पेनिनसुला को अलग करता है। किससे अलग करता है? इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो बहुत ही ज्यादा वो है,
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अमन को करता है। ठीक है, ओके फिर हमें एक और नाम दिख रहा है नेमोरू स्ट्रेट। ठीक है, नेमोरू स्ट्रेट जो हमें दिख रहा है ना, इसको दो और नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन सा? एक तो नोत्सुके स्ट्रेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ नाम आपको पड़ेगा, नोत्सुके और इसके अलावा कुनाशिर्स्की। ओके, ये दो और नाम देते हैं। ओके, तो ये जापान और रशिया के जो है आइलैंड्स को जोड़ता है, ध्यान रखे रहना। आपसे जो पूछ रहा था जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, तो ये बेसिकली होगा सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, अगला देखो आपसे क्या पूछ रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सर्वोच्च जो है साहित्य पुरस्कार है। आपसे पूछ रहा है कि कौन से साल में इसको शुरू किया गया, प्रदान किया गया था। 1970, 1957, 1961, 1949। देखो, ज्ञानपीठ हाईएस्ट अवार्ड होता है लिटरेचर में। ठीक है, अब जो आपसे पूछ रहा है कि इसको कब शुरू किया गया था, 1961 में। जो सबसे पहली बार ज्ञानपीठ दिया गया था, ये दिया गया था जी शंकरा कुरुपु। ठीक है, फिर एक हो सकता है, अच्छा ये आपके मलयालम थे, मलयालम। ठीक है, फिर पहली विमेन कौन थी? फर्स्ट विमेन जो थी ये थी आशापूर्णा देवी। ओके, ये आपकी थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, पहली बार इंग्लिश में किसको दिया गया? अमिताभ घोष जी को। और अभी रीसेंट किसको दिया गया है? अभी रीसेंट जो दिया गया है ये भी मलयालम पोएट को ही दिया गया, अकितम जी को। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, किसकी बात हो गई? बात हो गई ज्ञानपीठ अवार्ड। सवाल पूछता है कि कौन सा हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। अगला देखो, जुलाई 2020 में एक गोल्डन टाइगर स्पॉट किया गया था कौन से राज्य में? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड। अच्छा, एक चीज आपको याद होगा, जो 2018 टाइगर सेंसस हुआ था, इसका जो है गिनीज रिकॉर्ड में नाम चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। ठीक है, लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। ओके, तो इस बात को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखे रहिएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि इसको कौन से स्टेट में स्पॉट किया गया था। द ओनली गोल्डन टाइगर अभी कहोगे आप लोग। ठीक है, तो दैट वुड बी असम। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स कौन से स्टेट में देखे गए हैं? एमपी में। एमपी के बाद में कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में। ठीक है, एमपी में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर भी होता है, ये भी ध्यान रखे रहना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, यूएसए, बेल्जियम, यूके। ये आज के ही सेशन में मैंने आपको कराया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन कहाँ पर सिचुएटेड है। जल्दी आंसर करो सभी लोग, बिल्कुल जल्दी, क्योंकि ये आसान सवाल है। आज हम लोगों ने दिन में भी किया था, तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज एक बार कर लो उसको दोबारा भी कर सकते हो। ठीक है, कोशिश किया करो कि सारे क्लासेस में रहो और क्लासेस आपकी मिस ना हुआ करें। ओके, और अगर किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी है तो बताते चलना। खैर, अभी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट 5वां एडिशन था आपका ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, तो इसको जीतने वाले आपके विष्णु शिवराज पांड्यान थे। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। विष्णु शिवराज पांड्यान, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्थित है आपका बेल्जियम ब्रसेल्स में, और फिलहाल में जो हेड है इनका क्या नाम है? इनका नाम है व्लादिमीर लिसिन। ओके, क्या नाम है? व्लादिमीर लिसिन। ओके, चलो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। जो आइडिया है द रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम। ठीक है, तो जो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ये कनाडा होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार कहाँ से लाया गया? यूएसएसआर, यूके, कनाडा या आयरलैंड? द आंसर विल बी यूके। ठीक है, अच्छा रशिया से बहुत कुछ लिया गया है। ये बताना कि जो हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाए हैं ये किस देश को देख करके बनाए थे। ठीक है, ये बताइएगा। आयरलैंड से सबसे ज्यादा फेमस क्या हमें याद रहता है? डीपीएसपी। ठीक है, ये बताओ कनाडा से क्या क्या लिया गया है। इसका मैंने आपको एक पूरा ट्रिक बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। इनमें से बेरोजगारी का एक कौन सा प्रभाव नहीं है? मैन पावर रिसोर्सेज का वेस्टेज, इकोनॉमी ओवरलोड में इंक्रीमेंट होना,
ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ को हैम्पर कर देता है, या इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। आपसे पूछा इज नॉट एन इम्पैक्ट, यानी कि इसकी वजह से ही नहीं हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से इनमें से क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो लोग कार्य कर रहे हैं उसका वेस्टेज जाना, या इकोनॉमी पे जो ओवरलोडेड है वो और ज्यादा बढ़ जाना, ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है देश की वो एकदम से डगमगा जाना, या प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। यार जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग का आय कहाँ से बढ़ेगा, उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है वेस्टेज होगा ही होगा, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये लोग बेरोजगार हैं तो सरकार के ऊपर जा रही है ना चीजें, अलग अलग नियम, अलग अलग सब्सिडी, बहुत सारी चीजें लाना, स्कीम्स लाना। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑब्वियसली खराब होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्सेस वगैरह भर नहीं पा रहे हैं लोग, तो क्या होगा, ग्रोथ तो कम ही हो रहा है ना, पर कैपिटा इनकम का तो कोई चांस ही नहीं है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लास्ट। अगला देखो आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है MICR में M से क्या होता है। ठीक है, पहले MICR होता क्या है ये जानना है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये होता है आपका MICR। चेक आप लोग देखे होंगे, ये आपको चेक दिख रहा है, चेक में यहाँ नीचे 9 डिजिट रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट होते हैं, सबके सब हमेशा नंबर में होते हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक में कुछ लिखा होगा। जो शुरू के 3 होते हैं ना, ये हमेशा सिटी बताता है, अगले 3 होते हैं ये हमेशा बैंक बताते हैं, और अगले जो 3 होते हैं ये हमेशा आपको ब्रांच बताते हैं। तो ये इनके कोड्स होते हैं जो लगे रहते हैं। MICR में जो इंक यूज होती है, जो ये डिजिट लिखे जाते हैं, इसके लिए जो इंक यूज होती है ये आयरन ऑक्साइड होती है, ताकि जब इनको स्कैन किया जाए, ये पास करें, तो फिर वो आसपास की चीज़ों को ट्रैक्ट करे, उससे पता चल जाए कि हाँ इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है। ठीक है, जो भी चेक होता है, चेक अगर हम कहें कि गलत है तो कानून इस पे कैसे कुछ कह सकती है, कोई इस पे कैसे कुछ कह सकता है, फ्रॉड तो फ्रॉड हो जाएगा अगर ये कहीं ना हो। तो चेक को डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। कहाँ पर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ठीक है, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 13 के सब सेक्शन 6 में। ठीक है, ध्यान रख के रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन कोई भी चेक की जो है वैधता है, कितने दिन तक वैलिड है? 90 दिनों तक। चेक हो या डीडी 90 दिनों तक वैध है, उसके बाद से ये इनवैलिड हो जाएगा। सारी बातों को याद रखना। ओके, अगला देखो आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है किसको नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? अशोक लवासा, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या विवेक ओबेरॉय? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी क्या थे? ये नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अशोक लवासा जी की जगह नया इलेक्शन कमिश्नर के रूप में शपथ लिए, क्योंकि ये एडीपी के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। नीति आयोग के जो चेयरमैन सीईओ होते हैं ये आपके अमिताभ कांत जी होते हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। किसको अवार्ड किया गया है 2020 सर्टिफिकेट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन? ठीक है, लंदन की विश्व पुस्तक रिकॉर्ड द्वारा किसे स्टार 2020 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? सबसे पहली बात, ये उनको दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग वर्क रहता है ह्यूमैनिटी में। ठीक है, तो ये जो दिया गया ये गणेश विलास लिंगारे को दिया गया है। इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन की अगर हम लोग बात करते चले, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो अभी यूएन का जो एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये सोनू सूद जी को दिया गया है। ठीक है, बीईटी का जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये दिया गया है, बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये दिया गया है बेयोंसे को। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की मैं बात करूं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है टॉप पब्लिसिस्ट में। ठीक है, टॉप पब्लिसिस्ट, और दिया किसको गया है? ये दिया गया है सचिन अवस्थी जी को। ठीक है, किसको? सचिन अवस्थी। इसका आंसर क्या था? गणेश विलास लिंगारे। ठीक है, अब देखो, who has been welcomed as the first black female tactical aircraft pilot by US Navy? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेडलिन स्वेगल। आज हम लोगों ने पढ़ा
कि यूएस स्पेसक्राफ्ट कार्गो जो आईएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगी, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कल्पना चावला के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, आप लोग एक बात बताइए, पास एक्सरसाइज हाल फिलहाल में भारत ने किसके साथ में किया था? ओके, फिर देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी संस्था ने डेवलप किया है मोबाइल ऐप हरित पथ? गेल, डीआरडीओ, इसरो, एनएचएआई। हरित पथ का क्या मतलब होगा? हरित पथ का मतलब होगा ग्रीनरी, प्लांटेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना, हाईवेज पे प्लांटेशन करने के लिए एनएचएआई ने इसको शुरू किया है। किसके लिए? प्लांटेशन ऑन हाईवेज। ओके, प्लांटेशन ऑन हाईवेज, इसलिए इसको शुरू किया गया है। ओके, हर 3 साल पे अपने रिपोर्ट्स देंगे। 25 दिन में 25 लाख प्लांट्स लगाने को इन्होंने कहा था। किसकी बात हुई? एनएचएआई की बात हुई। एनएचएआई आपके हेड कौन होते हैं? एसएस सांधू जी। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्रालय है नितिन गडकरी जी के पास में। नितिन गडकरी जी जो है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और जब भी हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो एक और बात याद रखो, रोड को प्रॉपर बनवाने के लिए, हाईवे सही बनवाने के लिए जो स्कीम है ये है भारतमाला। पहली ऐसी कौन सी डिपार्टमेंट बनी जो फुली डिजिटल हो गई? ये भी एनएचएआई थी। ठीक है, ये सारी की सारी बातों को आप लोग जो है अपने अपने दिमाग में रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है कौन सी नदी पर? सतलज, झेलम, चिनाब, तापी। इसका आंसर क्या होगा? ये बेसिकली किन्नौर शिमला में है, सतलज के ऊपर। आंसर विल बी सतलज। ओके, अब देख लो न्यू मोरे आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी? न्यू मोरे आइलैंड है ना, ये बेसिकली आपका बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, जब ये अपेयर हुआ था एकदम से 2010 में, कुछ डिसअपियर भी हो गया था, तो इंडिया और बांग्लादेश में बहस भी हो गई थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि ये रिच रिसोर्स होगा नेचुरल एनर्जी और ऑयल का, इसलिए दोनों कंट्री में थोड़ा क्लेम किया गया था, बांग्लादेश के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था इंडिया द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ध्यान में रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर आपको सेशन पसंद आया ना तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। लव यू पीपल, बाय।